To subscribe to our channel, like and share our videos, join our Telegram and Instagram for daily updates. Link in the description. हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो टुडे वी हैव विद अस यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा है उसका प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर हमारे साथ है। तो उसके अंदर पॉलिटी के मामले में जो सवाल पूछा गया है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसका क्या जवाब होगा वो हम आज जानेंगे। लेकिन फिर से यूपीएससी ने यह तय कर लिया कि बस एक किताब पढ़ने से, लक्ष्मीकांत या फिर कुछ और किताब, एक किताब पढ़ने से आपका पूरा सब्जेक्ट क्लैरिटी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए काफी कुछ और काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे पहला कुछ क्वेश्चंस तो आसान रहा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलता हूं पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा टफ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ज्यादा के से ज्यादा आपको दिमाग लगाना चाहिए और दिमाग से भी ज्यादा आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, सेंस ऑफ जो उस वक्त जो आपको काम करना है, उस वक्त जो आपको सोचना है, वही सोच आपको लगाना चाहिए होता है। वैसे देखते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले एक और अनाउंसमेंट है। जिन्होंने आज तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये क्यों पूछा गया है? मतलब भारत के अंदर रिच आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन लिमिटेड हैंड, कुछ ही लोगों के हाथ में वेल्थ होता है, तब ये क्या वायोलेट होता है? इट विल बी वायोलेटिंग समथिंग कॉल्ड आर्टिकल 39C। क्या वायोलेट होता है जी? आर्टिकल 39C। व्हेन आई से 39C, 39C किसके अंदर आएगा? राइट टू इक्वालिटी, यानी फंडामेंटल राइट है, गलत है। राइट टू फ्रीडम, ये भी फंडामेंटल राइट है, मतलब ये गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट अलग से नहीं दिया है वैसे, बट इट इज करेक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा 39C। ओके गाइस, ठीक है, लेकिन यही सवाल इसी साल क्यों पूछा है? ऐसा भी दिमाग में आता है ना, सर क्यों ये सवाल पूछा है? देखिए, ये तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वैसे इसका कुछ ज्यादा स्कोप नहीं था वैसे, लेकिन if you can look at this question, because of the pandemic, the poor conditions have been becoming more and more degraded. ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो yes, that can be a possible identity for this particular question. What is the position of right to property in India? ठीक है, ये तो बात आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी का मेंशन किया गया था, बट इट वाज अ फंडामेंटल राइट पहले, लेकिन अभी इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल राइट। When I say right to property is not treated as a fundamental right, ये कहाँ पर है जी? It is located at Article 300A. Sorry, it is located. It is placed under Article 300A. Article 300A deals with what, ma? Article 300A deals with the legal right. So legal right का position देखिएगा, ठीक है। इट इज देखिएगा ऑप्शंस के हिसाब से, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली, ये गलत हो जाएगा, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज अ लीगल राइट। legal right available to citizen only, underline karo word only. When we look at the word called only, then this can be a wrong statement, because article 300A says there can be a restriction on the right to property only when declared by the state. मतलब state एक law frame करेगा और ये तय करेगा कि fundamental right to property has to be denied, then only it can be done under article 300A. So the correct answer for the question would be B, legal right available to any person. Next question देखो माँ, what was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? If you are very much thorough with the preamble, then you can actually answer this question very well. देखिएगा ध्यान से, democratic republic, a sovereign democratic republic, sovereign secular democratic republic, sovereign socialist secular democratic republic. देखो, socialist secular were not the words present on the date mentioned here called January 26, 1950. मतलब इस तारीख पे the dates were actually not seen mentioned. They were added later on by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ठीक है,
तो इधर देखा जाए तो ओरिजिनल वर्ड्स वेर लाइक बी, sovereign, democratic and republic. So B will be the correct answer for the question. B will be the correct answer. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ठीक है, ये एक तरह का एनसीईआरटी से सीधा लिया है ये सवाल जो है, इट इज डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, अ गवर्नमेंट हु सेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, ये तो गलत है. A government whose head enjoys real powers, ठीक है, देखते हैं. A government limited by the terms of the constitution. Actually, the correct answer for the question would be D, because it is a definition being given under your NCERT constitution at the making का जो NCERT है उसी के अंदर दिया है. So a government limited by the terms of the constitution, any government cannot be given unlimited powers. If they have been given unlimited powers and there is no one to supervise, there is no one to control, there is no one to stop, there is no one to adjudicate, then it and every unlimited powers will become, maybe the king will become a monarchy of the country. That is altogether a difficult task or the difficult undergoing in the nation as such. With reference to India, consider the following statement. Okay, ji? Judicial custody means an accused in the custody of the concerned magistrate, and such accused is locked up in police station, not in the jail. Actually, the name itself says ma. इसका नाम में ही आपको मालूम चल रहा है, judicial custody. Judicial custody is something where you are being placed in a jail, not in the police station. If you are in a police station, you will be called a police custody. आपको क्या कहते हैं? Police custody. वो से judicial custody नहीं बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. Locked up in police station? No, it is the court. First statement is wrong, ma. During the judicial custody, a police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Yes. ठीक है. If a person is in the judicial custody, the police खुद जाएगा कोर्ट पे, ठीक है. तो पुलिस खुद जाएगा कोर्ट में, इतना समय उनको मिलेगा, they'll be getting certain amount of time, and within that prescribed time only the police should go and do the interrogation. क्योंकि बाकी समय में काम भी करना पड़ता है ना जेल में. जो कैदी होता है, जो क्रिमिनल होता है, उनको बाकी समय में काम भी करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, वुड ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है, कुछ और पेट्रोल पंप वगैरह काम करना पड़ता है, ठीक है, वो सारा काम हो जाएगा वैसे. सो सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर. With reference to India, consider the following statement. ठीक है, प्रिजनर के बारे में काफी सारा मतलब काफी ने 2 सवाल पूछा है इस साल. वैसे इसके पीछे ऐसा नहीं कह सकते कि कारण कुछ नहीं है. देखो, कोविड के समय में, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक काफी लोगों का जेल में रहना, ठीक है, काफी हद तक अच्छा फैसिलिटीज भी उन लोगों को नहीं मिला था उस वक्त, ठीक है. तो जेल काफी न्यूज में रहा, तो करंट भी आप मान सकते हैं. ठीक है. When a prisoner makes a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. Parole का मतलब क्या है समझिएगा. Parole is nothing but a kind of a pardon, guys. ठीक है, एक पार्डन मतलब क्षमा करना, किसी को छोड़ना है, किसी को कंप्लीटली जेल से निकाल देना है, ठीक है, ताकि वो आगे जाकर के कोई गलतियां नहीं करते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा एक पैरोल. ठीक है. Parole, when the prisoner makes a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner. It can be denied. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरोल मांगते हैं तब सीधा सीधा कोई भी पेरोल मांगेगा, मैं ये आगे जाकर के ये काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिएगा, क्या कोर्ट छोड़ देगा सबको? नहीं ना छोड़ेगा. State government have their rules, have their own prisoners release on parole rules. Absolutely, this is the correct statement. B will be the correct answer. क्योंकि this you can see in Salman Khan case, ठीक है, जोधपुर हाई कोर्ट के बारे में, राजस्थान state is involved, and many other cases are also there for that reason. At national level, ठीक है, which ministry is the nodal agency to ensure implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006?
ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माँ, इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पंचायत राज नहीं आएगा, रूरल नहीं आएगा, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखो माँ, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of the law violates which of the following article of the Constitution of India? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है मानता हूं, लेकिन इसका कुछ कीवर्ड्स पकड़ते देखो कैसे पकड़ना, इस तरह के सवाल को पकड़ी कैसे। देखिए, a legislation which confer on executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power। इधर बात किसका चल रहा है जी? एग्जीक्यूटिव का या फिर administrative setup का। Here the discussion is happening about executive or administrative setup. When they are going unguided, when they are going uncontrolled, it can be a violation to what? Application of law violates which one of the articles? ठीक है, देखो Article 44, देखो obviously it will be violating a right of an individual. That is the fundamental right of an individual. So Article 44 can be neglected because it is a part of directive principle of state policy. वैसे ही in the fundamental rights also Article 28 can be eliminated because it is strictly speaking about the freedom of religion as such. लेकिन ध्यान से देखिएगा, it will be violating Article 32, right to constitutional remedies। कैसे पकड़ते हैं उनको? सरकार कुछ अनकंट्रोल जा रहा है, बायस जा रहे हैं, then कौन पकड़ेगा जी? Article 32 ही तो पकड़ेगा ना। C will be the correct answer। Which one of the following of the Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal in character? ठीक है, फेडरल का काफी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज लक्ष्मीकांत से सीधा सीधा ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड, ये एक्चुअली सही है। देखते हैं वैसे अदर ऑप्शंस। यूनियन लेजिस्लेचर हैज सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। The Union Cabinet have elected representative from regional parties, not necessary. The fundamental right are enforceable by the courts of law। ठीक है, लेकिन ये फेडरल कहाँ हुआ? फंडामेंटल राइट्स में तो स्टेट का कोई बात ही नहीं है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड, यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए इसका सही जवाब। बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। ठीक है, स्टेट का डेफिनेशन क्या है? वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 12 के अंदर, to declare something as a state, we require sovereignty, we require population, we require area, and also we require government। क्या क्या चाहिए जी? Sovereignty, population, area, and government। यदि इधर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, a community of persons permanently occupying a definite territory, independent of external control, possessing an organized government। ये तो सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि फर्स्ट यहां तक देखो, कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, ये हो जाएगा पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, यस। possessing an organized government, yes। So A can be the correct answer, but still we'll see। हम देखते और कुछ ठीक तरीके से दिया है तो। A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to be given to them, maintain law and order, protect natural right and safeguard their means of subsistence। ऐसा कुछ दिया तो नहीं है वैसे। A number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture tradition। देखे culture tradition बात देख के ही सी गलत। A society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary। responsibility नहीं दिया गया है, ये will be the correct answer। ठीक है, with reference to the Indian judiciary, consider the following। Okay guys, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to the seat and act as the Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India। ये तो सही है, बिल्कुल सही है लक्ष्मीकांत का स्टेटमेंट।
A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. West Bengal ने किया है, केरला ने किया है, ये तो कर सकते हैं. C will be the correct answer. With reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. Yes, Indian है हम लोग. A citizen by birth can only become the head of the state. ऐसा कुछ लिखा नहीं है. There is nowhere written like this. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. No, he can be deprived. Foreigner Indian बना, Indian citizenship मिला, फिर वो जाकर के ISIS में जब membership लेता है तो उसको निकालना है नहीं निकालना, वही बोलो, निकालना चाहिए ना. तीसरा गलत, दूसरा गलत, मतलब one only will be the correct answer. A will be the correct answer. With reference to India, consider the following. ठीक है. अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन था. रिपीटेड मतलब एविकेस से रिपीट किया, मतलब ये गलत है, कुछ टेक्निकल गलत है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी. लिबर्टी मतलब फ्रीडम. फ्रीडम को प्रोटेक्ट कौन करेगा जी? मेरा फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ऑब्वियसली a committed judiciary, centralization of power, elected government, separation of power. D गलत, B गलत. मतलब आपको फ्रीडम प्रोटेक्ट करना कौन कौन होगा? जुडिशरी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी के हिसाब से सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखो. With reference to the union government, consider the following. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. And Gopalaswamy Iyengar, yes, we will be discussing this also. We have the various types of ministers: cabinet minister, minister of state independent charge. इस तरह का classification was recommended by N. Gopalaswamy Iyengar committee. ठीक. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the ARC, first ARC 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. Absolutely, second is also fair. C is correct answer. Right to privacy is protected under which of the article of the constitution? ठीक है. राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. ये सुप्रीम कोर्ट जोड़ते हैं, डालते हैं. कैसे डालते हैं सुप्रीम कोर्ट? अपने अपना इंटरप्रिटेशंस के तहत सुप्रीम कोर्ट विल बी एडिंग इट. इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 21. राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट है. राइट टू मैरी ऑफ ओन चॉइस फंडामेंटल राइट. राइट टू डाई विद डिग्निटी फंडामेंटल राइट. राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट. देयर ऑल राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट. वो सब कहाँ डाला गया है? आर्टिकल 21 के अंदर. ठीक है. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha from 3 constituencies. Actually, ये 3 नहीं है जी, ये 2 constituency में contest कर सकते. It is not 3, it is 2. But yes, earlier it was 3. Earlier it was 3. यानी if I am not wrong, before 1996, yes, they were being allowed to contest from 3 constituencies, but right now only 2 constituencies. This is being also accepted in Representation of People's Act. In 1991 Lok Sabha election, Sri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies. This is actually fair. This is a factual and this is correct also. Devilal, a very, very prominent person from Haryana. As per the existing rule, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. ऐसा कुछ नहीं है. मान लीजिएगा मोदी हैव वन फ्रॉम वडोदरा, मोदी जी हैव वन फ्रॉम वाराणसी. जरूरी नहीं है कि वडोदरा का चुनाव होता है तब मोदी जी उसका पैसा दे. ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज देयर इज एन ऑब्लिगेशन राइट नाउ. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ओके, सो दे वेर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. ठीक है, यही सवाल है जो आज पूछा गया है इन योर एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है, कुछ सीएपीएफ का भी एस्पिरेंट ने इस परीक्षा को दिया है. आशा करता हूं कि ये सब सही हो गया आप लोगों का. ठीक है, कुछ कंट्रोवर्शियल भी रहे, ठीक है, कुछ अनकन्वेंशनल सवाल भी पूछा गया है. वैसे पॉलिटी तो आसान आता है हर साल. इस साल भी थोड़ा सा आसान है लेकिन इतना ज्यादा आसान भी नहीं है.
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। देखते रहना एवीकेस एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।